बहुत बहुत स्वागत है आपका जनगण मन में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। हमेशा की तरह इस बार भी एक ज्वलंत मुद्दा चर्चा के लिए हम लाए हैं और यह मुद्दा उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। बदायूं रेप कांड के बाद उत्तर प्रदेश की हर तरफ बदनामी हो रही है। दिल्ली से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक दो बहनों के साथ हुई वहशियाना हरकत की निंदा हुई है। सबके निशाने पर यूपी की सरकार और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। मायावती कह रही है यूपी में जंगल राज है। बीजेपी कह रही है अखिलेश को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। नेताओं के बदायूं पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आज जनगण मन में हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। यूपी में जंगल राज है। बीजेपी कह रही है अखिलेश को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। नेताओं के बदायूं पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आज जनगण मन में हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। हमारा सवाल है कि जिस सूबे में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, क्या वहां के मुख्यमंत्री को कुर्सी पर अब भी रहने का हक है? क्या जुल्म और ज्यादती के इन घटनाओं पर सिर्फ राजनीति करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? बदायूं जिले को देखकर तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का राज नहीं चल रहा है, कानून का राज नहीं चल रहा है, बल्कि यहाँ पर जंगल राज चल रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा, गरीबों की, कमजोरों की सुरक्षा नहीं होगी, हमारी माओं की, बहनों की इज्जत नहीं रखी जाएगी, तो डेवलपमेंट का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इंक्वायरी होनी चाहिए और सीबीआई इंक्वायरी से भी जरूरी न्याय मिलना चाहिए। अंत में जिन्होंने ये गलत काम किया है उनको पता लगना चाहिए कि हिंदुस्तान में ऐसा काम नहीं किया जा सकता। बदायूं रेप कांड के बाद पूरी की पूरी यूपी सरकार बैकफुट पर है। विपक्ष अखिलेश सरकार पर हमलावर है, फिर भी यूपी में हैवानियत का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। 3 दिनों में हैवानियत के 5 बड़े मामले सामने आ चुके हैं। बदायूं में 2 बहनों के साथ जो कुछ हुआ उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। राहुल गांधी, मायावती, मीरा कुमार बदायूं का दौरा कर चुके हैं। मामले पर हो रही सियासत के बीच यूपी सरकार को जवाब देना भी मुश्किल हो रहा है। जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद घटना थी और सरकार को जो कदम उठाने थे सरकार ने कदम उठाए हैं। गिरफ्तार कर लिया है, 5 जो नामजद थे उनको गिरफ्तार किया है। सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में भी सरकार ने कहा है कि फास्ट ट्रैक पर उसको ला करके और जल्दी से जल्दी उनको सजा मिले। बस्ती में 2 दबंगों ने एक छात्रा से छेड़छाड़ की कोशिश की। नाकाम रहने पर उसे मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। इंसाफ की उम्मीद खो चुकी पीड़िता अब इच्छा मृत्यु की गुहार लगा रही है। पुलिस हमें कार्रवाई कर रही थी, नई कार्रवाई की, उसके बाद में हमें इच्छा मृत्यु दे दे। हम मर जाएंगे, हमें कोई फिक्र नहीं है, हम नहीं जीना चाहते हैं सर। हम वैसे भी गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस पुलिस विभाग पर सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, मेरठ में उसी डिपार्टमेंट के एक डीआईजी पर महिला दरोगा से छेड़खानी का आरोप लगा है। इस मामले में एक उन्होंने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उस प्रार्थना पत्र के आधार पर इस जनपद में महिला थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग 354A, 503, 509 भारतीय दंड विधान की धारा में पंजीकृत किया गया है। खुद मुलायम और अखिलेश के अपने जिले इटावा में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इटावा में केस वापस करवाने के लिए एक रेप पीड़ित लड़की की मां की पिटाई की गई। खुद मुलायम के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में एक दलित लड़की से गैंगरेप की खबर आई और मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पर हर परिवार घबराया हुआ है और दिन छिपे के बाद वो अपनी बच्चियों को यहाँ भेजने के लिए, बाहर निकलने के लिए वो तैयार नहीं है। इतना खराब हालत है इस गांव के और पूरे उत्तर प्रदेश के ऐसे खराब हालत है। एक के बाद एक बड़े मामले सामने आने के बाद सबके निशाने पर अखिलेश यादव की सरकार है। कहा जा रहा है हालात संभालने में नाकाम यूपी सरकार को बने रहने का हक नहीं है। लेकिन पूरे मामले पर जिस तरह सियासत हो रही है उससे सवाल ये भी उठ रहा है, क्या जुल्म ज्यादती पर सिर्फ राजनीति करने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरठ से रजनीश और बस्ती से
सतीश के साथ अतुल शर्मा, इंडिया न्यूज, बदायूं। चले, सवाल बड़ा है और इस बड़े सवाल पर बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ यहां स्टूडियो में एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। मैं एक इंट्रोडक्शन करा देता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन राजीव त्यागी मौजूद हैं। स्टूडियो में डॉक्टर संबित पात्रा हैं भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ शीबा असलम फहमी हैं जो कि राइटर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। रोली मिश्रा हैं जो कि समाजवादी पार्टी से स्पोक्स पर्सन हैं और यहां स्टूडियो में इनके अलावा जनता मौजूद है, ऑडियंस मौजूद है जो माकूल समय पर अपने सवाल पूछेगी। साथ ही आप देख सकते हैं यहां हमारे साथ जो बाहर से मेहमान जुड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया जी होंगे, रंजना कुमारी हमारे साथ होंगी जो कि प्रेसिडेंट हैं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की। इसके अलावा नूतन ठाकुर सोशल एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और चूंकि मामला अखिलेश यादव सरकार से जुड़ा है और यहां आप उनकी नुमाइंदगी कर रही है रोली, तो सबसे पहला आपसे बनता है ये सवाल कि जो हमारी लाइन है, क्यों ना आपसे वही सवाल मैं पूछ लूं, क्या अब भी अखिलेश यादव सरकार को हक है बने रहने का? देखिए, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि जो घटना हुई है इसका राजनीतिकरण मत कीजिएगा। और घटना जो है वो बहुत ही संवेदनशील है। मतलब हम भी ये मान लें कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। बिल्कुल। अब मैं आज इस मंच के माध्यम से उस पूरे जो आपने दिखाया और बार बार उस चीज को किस तरीके से नेताजी के भाषण को दिखाया। नेताजी ने कहा था कि लड़के और लड़कियां, आप उसको देख सकते हैं, लड़के और लड़कियां आपस में साथ रहते हैं लंबे समय तक। ही वॉज टॉकिंग अबाउट द लिविंग इन रिलेशनशिप। और एक लंबे समय के बाद जब लड़का और लड़की में मतभेद हो जाता है और मतभेद हो जाने के बाद अगर लड़का जाकर के ये कहता है, लड़की जाकर के कहती है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ बलात्कार किया था, तो वो गलत है। ऐसे कानूनों में सुधार होना चाहिए। चलिए, वो बात पुरानी हो गई, अब मामला उससे आगे बढ़ा है। लेकिन आप लोगों ने एक वो शब्दावली ले ली और उस पर पूरा मैं चाहती हूँ आप लोग, हमको दोष मत दीजिए। मैं चाहती हूँ आप आज मायावती ने कोर्ट की है नेताजी की। मैं बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। मैं बार बार कहती हूँ कि बेटी किसी जाति की नहीं होती, बेटी किसी धर्म की नहीं होती, बेटी किसी परिवार की नहीं होती है, बेटी किसी प्रदेश की नहीं होती है, बेटी किसी देश की नहीं होती है। बेटियां सिर्फ बेटियां होती हैं और बेटियों को लेकर आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। उसको लेकर के आप राजनीति नहीं कर सकते, लाशों पर राजनीति नहीं कर सकते। दंगों पर राजनीति होती आई है हमारे देश में, लेकिन अब बेटियों पे मैं राजनीति नहीं होने दूंगी। राजनीति नहीं होने देंगी तो ये तो अखिलेश यादव को आपको समझाना पड़ेगा ना। अब बहन जी कह रही है कि 1 साल से ज्यादा आपकी सरकार चलने वाली नहीं है। बहन जी तो वैसे प्रेडिक्शन बहुत समय से कर रही थी। बहन जी ने जब अपने बड़े बड़े से स्तूप बना दिए थे, अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवा दी थी, तब भी बहन जी ने कहा था कि अखिलेश यादव की सरकार नहीं आई, हम प्रचंड बहुमत के साथ आए। अब आने वाला समय बताएगा। तो अखिलेश यादव सरकार भी तो जुल्म सितम और ज्यादतियों की मीनारें खड़ी करवा रही है। आप अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्रधानमंत्री के शपथ लेते ही हमारे साथ हमारे यहाँ ये हादसा हो गया, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जिस जगह ये हादसा हुआ वहाँ का विधायक बीएसपी का था। क्या सबसे पहला जनता का जो नुमाइंदा था उसने ये बात क्यों नहीं सुनी? क्या उसकी कानों में आवाज नहीं है कि वहाँ इस तरह की जुल्म ज्यादती हो रही है? वो किस लिए नुमाइंदगी कर रहा था वहाँ पर? और वहाँ का जो सांसद है वो बीजेपी का है। तो आप हर बार लौट फिर करके एक जो आप लोगों ने एक स्टीरियोटाइप बना लिया, एक पूर्वाग्रह बना लिया है कि हमें बस समाजवादी पार्टी पर हंगामा करना है, हल्ला करना है, उनके नकारात्मक कोई पहलू हो ना हो उसको लेकर के सामने आना है और उनकी जो सकारात्मक योजना है उन पर आप कभी बोलने का प्रयास ही नहीं करते। ये सुधींद्र भदौरिया से मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आप कुछ कहना चाह रहे राजीव त्यागी? देखिए, मैं रोली जी की एक बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो लास्ट में इन्होंने कहा कि बसपा का वहां विधायक और भाजपा का सांसद है। अब सरकारों के दौर ऐसे हैं कि सरकार में अगर अब समाजवादी पार्टी की सरकार है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं की सुनी जाएगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार है तो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की सुनी जाएगी। तो ये बिल्कुल बेमानी तर्क है कि वहां बसपा का विधायक था या भाजपा का सांसद है। कायदे में मैं इनकी पहली उस बात से सहमत हूं कि महिलाओं के मामले में कहीं भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के हितों की सुरक्षा करना प्रत्येक पुरुष का, प्रत्येक पार्टी का, दोनों पैर की बात कर रहा हूं, पुरुष और पार्टी दोनों का दायित्व है। क्या हम लोग बाग इतने असंवेदनशील हो जाएंगे कि हम महिलाओं को बिल्कुल आज भी 18वीं सदी में रह करके कार्य करेंगे? और जिस तरह से कार्य हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के राज में, तो क्या अपराधानुरूपो दंडा है? क्या अपराध के अनुसार दंड है समाजवादी पार्टी के राज में? क्या दंड पे कार्रवाई है? क्या अपराध पे कार्रवाई है? क्या 24 घंटे में अपराधी पकड़े जा रहे हैं? मेरा मानना है अगर पार्टी का कोई भी नेता या चीफ मिनिस्टर इस बात को बिल्कुल अपने घर कर ले दिल में
कि मुझे अपराध नहीं होने देने पूरे प्रदेश में, तो पुलिस की हिम्मत नहीं है कि अपराध हो जाए, या पुलिस की हिम्मत नहीं है कि चोरी की वारदात भी हो जाए। ये तो रेप का मामला नहीं। देखिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं राजीव त्यागी जी कि अपराध होने के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार 24 घंटे में अपराधी को पकड़ लेगी या नहीं, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर दी जा सकती है कि अगर आजम खान की भैंस खो गई तो वो 24 घंटे में जरूर मिल जाएगी, वो पुलिस जरूर ढूंढ लाएगी। सुधींद्र भदौरिया साहब, आप लोगों को भी बड़ा बड़ा साधुवाद कि आप आजम खान की बहस पर 4-4, 5-5 स्टोरी सुनाते हैं। वो तो जनता को बताना पड़ेगा। जिस देश में इतना गरीब है, जिस देश में इतनी त्राही है, जिस देश में इतनी परेशानी है, और जिस देश में इतने सारे राज्य हैं, उस राज्य में आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक मंत्री की बहस पर आप पूरी मीडिया मिलकर के 8-8, 10-10 स्टोरी चलाते हैं। आप लोग भी बहुत बहुत साधुवाद। जनता को ये बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि जिस सरकार को उसने चुना है वो सरकार आखिर उसका काम छोड़कर किसका काम कर रही है। चलिए सुधींद्र भदौरिया साहब, रोली मिश्रा का ये तर्क आप किस तरीके से लेते हैं कि इनका तो कुछ लेना देना नहीं है, सांसद तो वहाँ बीजेपी का है और जो विधायक है वो बीएसपी का है? मैंने ये नहीं कहा लेना देना नहीं है। अनुराग जी, बात को मत घुमाइए। नहीं तो फिर लेना देना किसका है? सांसद का लेना देना? बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। चलिए उनकी बात सुन लेते हैं। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बदायूं से सांसद तो धर्मेंद्र यादव है ना, बदायूं के सांसद है, पर ये जो क्षेत्र आता है ये आमला के अंतर्गत आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और इसके सांसद धर्मेंद्र कश्यप। क्या ये संभव है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या बसपा को इस तरह से जोड़ दें, इस तरह से ये कहें कि वहाँ अगर सांसद है, क्या कानून व्यवस्था सरकार के हाथ में, प्रशासन के हाथ में है? सरकार हमारा दायित्व बनता है और हमने 3 दिन के अंदर सारी कार्रवाई करके दिखाई है। एक ही मामले में नहीं, 2.5 साल हो गए हम लोगों को 3 दिन के अंदर सारी कार्रवाई। चलिए मैं संबित आपके पास आऊंगा। सुधींद्र जी, अब आप बोल सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये जो हमारा फेडरल सिस्टम है, संघीय ढांचा है, उसमें राज्य में जिसकी सरकार होगी, कानून व्यवस्था उसकी जिम्मेदारी होती है। और मैं अगर ये कहें कि फलाने पार्टी का विधायक है और दूसरी पार्टी का सांसद है, तो अगर हर प्रदेश के अंदर इस तरह का तर्क ले लिया जाएगा तो इस कुतर्क से किसी भी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी। कानून व्यवस्था, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो बलात्कार हो। जहां तक अभी ये जो बदायूं का केस है, इस तरह के केसेस उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। इटावा का जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, उसी से कुछ ही दूर पर सैफई गांव है और वहां पर बलात्कार हुआ। उसकी मां पर जबरदस्ती ये दबाव बनाया गया कि समझौता कर लो। न समझौता करने के बाद इतना बेरहमी से मारा गया कि वो बेहोश हो गई और मरना सन्नह सैफई के अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में आपको हर रोज दर्जनों केस हर रोज हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो कानून व्यवस्था है, पिछले 1 वर्ष पहले के भी जो सारे आंकड़े थे, उसमें लगभग 10,000 हत्याएं और बलात्कार एक वर्ष में हो रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को अगर वास्तव में गंभीरता से इन सारे मसलों को अगर वो नहीं ले सकती हैं, तो फिर उनको सरकार चलाने का अधिकार नहीं है। और इसीलिए जैसा बहन मायावती जी ने मांग की है कि अगर वो आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं, आपने मुजफ्फरनगर कांड के दौरान भी यही कहा, हालांकि इस चीज का यहाँ कोई रिश्ता नहीं। मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूँ कि आप ये करें कि खाली मीडिया हल्ला मचाता रहता है। आप वहां पर सैफई में महोत्सव मनाते रहते हैं। अभी भी जब मुख्यमंत्री से कहा गया, पत्रकार ने पूछा कि क्या बात है कि इस तरह के बलात्कार की घटनाएं क्यों घट रही, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप तो सुरक्षित है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ये इतनी संवेदनहीन सरकार हो गई है कि अब इसका कोई भी नैतिक अधिकार नहीं रह गया सरकार चलाने का। जी चले, मैं लौटूंगा आपके पास। संबित, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, देखिए, ये जो केस हुआ है बहुत दुखद है। और देखिए, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये कहानी है जातिवाद, जुल्म, ज्यादती और सपा के नेताओं के जुबानी जुलाब, जिसे वर्बल डायरिया कहते हैं। आप देखिए किस प्रकार के बयान पिता और पुत्र दोनों देते हैं, तो शर्मसार करने वाला विषय है। और जिसपे अभी मेरी बहन रोली जी कह रही थी कि नहीं, नेताजी तो ये नहीं कह रहे थे। नेताजी क्या कह रहे थे अब हम लोग को जुबान से याद हो गया। उन्होंने कहा रेप पे फांसी होगी। रेप पे कैसे फांसी हो? बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, अब उस पे क्या फांसी होगी? आप एक सेकंड, आप जरूर बताइएगा। अब पूरे देश ने ये देखा है। मुझे बहुत शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति को, मैं बहुत आदर करता हूं सभी का, ऐसे व्यक्ति को हमें नेताजी कहना पड़ता है। और उनके पुत्र को देखिए, उनके पुत्र कहते हैं एक महिला रिपोर्टर को
कि आप तो सुरक्षित हैं, आपको कुछ नहीं हुआ, तो आप क्यों घबराई हुई फिर रही है? आप बताइए, रिपोर्टर जाके रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकता है जघन्य कांड होने के पश्चात? जब जिस परिवार में ये घटना घटी है वो पिछड़े जाति के लोग हैं, जब वो रिपोर्टर FIR लिखाने जाते हैं तो थाने में उनसे पहला सवाल पूछा जाता है, आप किस जाति के हैं? बताइए, आप किस जाति के हैं? इसका इस पूरे घटनाक्रम से क्या सवाल उठता है? और देखिए, आपने अभी 2 रिपोर्टें दिखाई कि किस प्रकार एक DIG एक महिला के साथ छेड़खानी कर रहा है, और बदायूं के इस पूरे के एपिसोड में 2 पुलिसकर्मी किस प्रकार से पूरे विषय को अंजाम दे रहे थे। अनुराग जी, जब रक्षक भक्षक बन जाए तो ईश्वर भी नहीं बचा सकता है, और आज हालात वही है। नहीं, बात ठीक है रोली जी, क्योंकि खुद पीड़ित परिवार का मानना है कि शायद इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती क्योंकि पुलिस वाले इसमें शामिल हैं, ये अखिलेश के पुलिस वाले हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी इस किसी भी मुद्दे को लेकर के, मैं इस मुद्दे की बात नहीं कर रही हूँ, इतना संवेदनशील मुख्यमंत्री, इतना विचारों में इतना घनिष्ठ मुख्यमंत्री मैंने अपने जीवन जी इस किसी भी मुद्दे को लेकर के, मैं इस मुद्दे की बात नहीं कर रही हूँ, इतना संवेदनशील मुख्यमंत्री, इतना विचारों में इतना घनिष्ठ मुख्यमंत्री मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, उसका रीजन ये है, उसका कारण ये है कि कहीं पर, क्योंकि आप लोग उनका एक लक्ष्य नहीं होता कि साहब हमें पूरा मीडिया मैनेजमेंट करना है, हमें सारी चीजें करना नहीं चाहता, लेकिन हमने देखा था 19वें दिन पहुंचे थे वो। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर मेरे भाई बैठे हुए हैं, मैं बहुत सारी चीजों का यहाँ जिक्र नहीं करना चाहती। मैं ये जिक्र नहीं करना चाहती कि शाइला मसूद की हत्या कैसे हुई और उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। मैं बार बार कहती हूँ, मैं ये नहीं पूछना चाहती कि साक्षी जी महाराज पर किस चीज का आरोप लगा था और फिर उनको क्यों टिकट दिया गया, वो भी ऐसे व्यक्ति ने जिसने कहा दिन आने वाले हैं। इनको सब कुछ पता है, फिर भी आंख पे आंख धर के बैठे हुए हैं वहाँ पे। मैडम, आपको सब पता है वहाँ पर कौन कौन क्या हत्या कर रहा है, तो मुझे लगता है जो संवेदनशील यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो जाके पकड़ लेना चाहिए सबको। कह रहे तुमने हत्या किया, सभी लोग पकड़े गए हैं। शिवा भी हमारे साथ है। शिवा, क्या इसी तरह की राजनीति होती रहेगी और मसले दबते रहेंगे उसमें? मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों के लोगों को, प्रवक्ताओं को बिठा करके बातें करना, इससे अब कुछ निकलने वाला नहीं है। आप जो इनको कह रहे हैं ये पलट करके भारतीय जनता पार्टी को कह सकती हैं कि आज की तारीख में NBA के रिकॉर्ड्स के हिसाब से देश का रेप कैपिटल मध्य प्रदेश है। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले हरियाणा की सरकार में हम इसी स्टूडियो में आप ही के हम लोग बैठ के प्रोग्राम कर रहे थे, 1 महीने में 16 रेप हुए थे, वो कांग्रेस की सरकार थी। हम कहे किससे रहे, हम बात किससे कर रहे हैं? वक्त की बात है, परसों इनका होगा, अगले दिन उनकी बारी होगी और इसी तरह ही कटघरे में खड़े किए जाएंगे। आप ये समझिए कि भारत की कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो खुद सामंतवादी और पितृसत्तात्मक मूल्यों के आधार पर ना चल रही हो। यहाँ तक कि बसपा भी उसी आधार पर चल रही है। आज आपके चैनल पे मैं देख रही थी कि छोटे छोटे दलित नाबालिग बच्चे हेलीपैड की तैयारी कर रहे थे और जिसपे महारानी विक्टोरिया आने वाली थी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और एयर कंडीशन तंबू कनात उनके लिए शामियाना लगाया गया था। हम बात किससे कर रहे हैं? हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सूप बोले तो बोले, जल्दी क्या बोले, उसमें 70 छेद है भाई। ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हल कर सकती इस तरह से मामले को। इनके यहाँ अपने यहाँ कितनी स्त्रियों की इज्जत है, इनके यहाँ अपने यहाँ कितना पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है उस पर कितना ये विचारवान है, ये देखने की जरूरत है। तो आज इनकी बारी है, कल इनकी बारी है, परसों उनकी बारी है। ये एक म्यूजिकल चेयर है, ये चलती रहने वाली है हम लोगों को। और ये जो डिबेट्स है ना, इससे हम कहीं पहुंच नहीं रहे। ये सामने दिख रहा है कि कभी हरियाणा होता है, कभी मध्य प्रदेश होता है, कभी उत्तर प्रदेश होता है, कभी गुजरात होता है। इससे हम कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। हमारे सोच के जो हरबे हथियार है इस पूरे मामले को लेकर के, उसको बदलना पड़ेगा। एक बात मैं इनसे सहमत हूं कि इन्होंने कहा कि ये सिर्फ यौन हिंसा नहीं है। देखिए, ये जातीय हिंसा है और जातीय हिंसा में एक खास जाति के पास ये संबल, ये बल कहां से आता है कि वो ये कर गुजरेगा और बच जाएगा। अगर उसको ये भय हो कि वो कर गुजरेगा लेकिन बच नहीं पाएगा तो वो नहीं करेगा। तो ये एक बात मुलायम सिंह सरकार पर ये एक सवाल खड़ा होता है। पुलिस वाले मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये इसमें एक श्वेत पत्र आना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव की सरकार या समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जो इस तरह की जातीय हिंसा हुई है उसमें यादव पुलिस फोर्स कितनी इन्वॉल्व रही है, ये बहुत जरूरी है इस पर बात हो। और ये देखिए, ये बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जाति के आधार पर आपको मुलायम सिंह सरकार के दौरान के सारे जाति आधारित अपराध देखने पड़ेंगे। चलिए, अपराध किसी भी आधार पर हो। मैं रोली जी आऊंगा आपके पास। रंजना जी भी हैं और हमारे साथ नूतन जी भी हैं जिन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा है। रंजना जी,
यहां जो पैनल है उसका ये कहना है कि राजनीतिक या फिर इस तरीके की पैनल की बहसबाजी से इस तरीके के समस्याओं का समाधान नहीं मिल सकता। राजनीतिक पार्टियों के पास इस समस्या का हल नहीं है, लेकिन अफसोस ये सोचकर होता है कि प्रशासनिक अमले के पास भी शायद इसका हल नहीं है। उत्तर प्रदेश के एक बड़े अधिकारी ने पिछले दिनों कह दिया कि टॉयलेट बनवाने से शायद ऐसी समस्याओं का हल निकल आए। देखिए, जिस प्रांत में और जिस देश में कानून बनने के बाद लागू ना हो पाए, सुरक्षा देने वाले वहां समय से पहुंच ही नहीं पाए जहां पर घटना हुई, और समाज में जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं, जो राजनीतिक खास तौर से जो पूरी दुनिया के सामने आज हमारा देश शर्मसार है। कोई दुनिया का ऐसा टेलीविजन चैनल नहीं है जिसने कि हम लोग से संपर्क करके पूछा नहीं कि आखिर इतनी नृशंस हत्या 13 साल और 15 साल की बच्ची का रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं और उसकी लाश को मार के उन लोगों को टांग देते हैं। 18 घंटे तक कुछ किलोमीटर दूर बैठी पुलिस वहां नहीं पहुंच पाती है, और अब आके बड़ी बड़ी बातें चैनल पर करते हैं कि हमने तो 3 दिन में लोगों को गिरफ्तार कर दिया। उसमें भी मैं बिल्कुल उत्तर प्रदेश की पुलिस और पुलिस के महकमे के काम को सालों से हम लोग झेल रहे हैं और जानते हैं कि पता नहीं किसको पकड़ कर लाए हैं। अभी भी कोई उसमें वो नहीं है कि वो 5 अपराधी थे वही पकड़े गए। खैर वो तो अब सीबीआई की जांच बताएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के साथ हो रहे अपराध लगातार देश के अंदर बढ़े हैं, और उत्तर प्रदेश में तो वो सारी सीमाएं पार हो गई हैं जिसमें कि सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप सुरक्षित हैं तो आप ठीक है, बाकी आपको क्यों चिंता हो रही है। तो इस तरह की एक संवेदनहीन, गैर जिम्मेदाराना और हर तरह से महिलाओं की जिंदगी और अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग राजनीति में बैठे, सत्ता में बैठे, पुलिस में बैठे, तो फिर किस तरह के न्याय की आप उम्मीद कर सकते हैं। और खास तौर से जो अपराध इस समय उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, किन्हीं कारणों से आप उसकी सोशल एनालिसिस होनी चाहिए कि क्यों दलित महिलाओं पर हो रहे हैं। अपराध करने वाले लोग क्यों मध्यम जाति के लोग हैं, जिन लोगों ने उनके वोट की उम्मीद की थी और जिनको वोट नहीं मिला है। अभी चुनाव बीता है, चुनाव बीतने के बाद पूरी जाति के लोगों को रोलिए। आप 1 मिनट शांत रहिएगा, आप बहुत ज्यादा बोलती हैं और आप खुद नहीं समझ पाती हैं आप क्या बोल रही हैं और किस तरह की घटनाओं को। मैं आपकी दलित महिला वाली बात पर टोकना चाहती हूँ। मैं ये महिला पिछड़े वर्ग की थी, दलित नहीं, मैं सिर्फ तो आप बोल लो। अगर आपके पास कुछ कहने के लिए है, शर्म, देश को शर्मसार करने के अलावा आपकी सरकार के पास कुछ करने के लिए है तो आप बताइए। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात और कह दूं खाली कि देखिए, जो इस तरह की घटना के लिए जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों को क्या कोई त्वरित न्याय की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है? क्या आप इन सारे लोगों को सजा दिला पाएंगे 1 महीने 2 महीने के अंदर जांच के बाद? क्या प्रिवेंशन के लिए कुछ हो रहा है, ऐसी घटनाएं आगे ना हो इसको रोकने के लिए आप कुछ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्या आप इस तरह के लोगों को किसी भी तरह से नियंत्रित कर रहे हैं जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं? पुलिस की डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी क्या सिर्फ 2 नीचे के महकमे के लोगों को हटा देने से बात बन जाएगी? बड़े अधिकारी कहां हैं? उनके साथ क्यों नहीं कुछ हुआ? जी चलिए, नूतन, सिर्फ बार बार ये कहना हमने पकड़ लिया 3 दिन के अंदर, इसका मतलब क्या है? ठीक है, नूतन ठाकुर, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, जो रंजना जी ने कहा उसका लब्बो अगर देखा जाए तो फिर ये क्या कहना ठीक होगा, या आप क्या मानती हैं कि अंधेर नगरी और अखिलेश राजा है? तो देखिए, मुझे लगता है कि ये खास करके जो यहाँ की घटना है उस पर मुख्य रूप से सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि जब भी जो जाति रिलेटेड इश्यूज है, जैसे यहाँ जिन्होंने बलात्कार किया, जो पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं, सब एक ही जाति के हैं, ऐसे में सरकार की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि इस तरह का संदेश न जाने पाए कि आप किसी पर्टिकुलर जाति विशेष के हैं तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। जिस तरह से ये नृशंस हत्या हुई, बलात्कार, उसके बाद हत्या नाबालिग बच्चियों की, तो यहाँ तो जो जिन पुलिस वालों ने FIR दर्ज नहीं की उनके ऊपर भी पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो नहीं हुआ है। केवल अगर आप ट्रांसफर कर देते, सस्पेंड कर देते, अगर सरकार ऐसे मैसेज नहीं देती है कि घटना की क्यों ऐसी नौबत ही क्यों आती कि टीवी डिबेट हो, एक आपराधिक कह रहे हैं कि उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, सरकार सक्रिय हो,
पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, वो मुद्दा नहीं है। ऐसी नौबत क्यों आती कि वो जब मीडिया जब इश्यूज को हाईलाइट करता डिबेट के बाद तो एक्शन होती है, तब उसके बाद एक्शन लिया जाता है। ऐसी स्थिति सरकार क्यों नहीं लाती कि जहां पे कोई पीड़ित है वो थाने में जाए और उसकी बात सुनी जाए। यहाँ जब बच्चियों का अपहरण हुआ, एक जगह ले जाया गया, उस समय अगर उसके परिवार वाले गए, पुलिस ने क्यों नहीं दिया? पुलिस भी चूंकि एक जाति विशेष, वर्ग विशेष की होके रह गई है, आम जनता के लिए नहीं है। तो यहाँ जरूरत है ऐसी स्थिति पे अंकुश लाने की और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की। हर आदमी को यह भरोसा हो कि उसके साथ कुछ भी कानून के विरुद्ध होता है वो थाने जाए, उसकी बात सुनी जाए। ये नहीं हो कि मीडिया जब उन मुद्दों को उठाए उसके बाद सारे पॉलिटिकल पार्टी सक्रिय हो जाते हैं, घटनास्थल पे जाते हैं, दौरा करते हैं। सारे मुद्दे, सारे रेप केसेस जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं वो मीडिया में नहीं आ पाते हैं। उन परिवारों का क्या जरूरत इस बात की है? जो जनता को कानूनी अधिकार मिले हुए हैं वो भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे भी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहीं से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं इस चर्चा में। ऑडियंस भी हमारे साथ है, जनता के भी सवाल होंगे। चलिए, बदायूं जैसी घटना के बाद भी क्या अखिलेश यादव को अपने पद पर बने रहना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में अब भी समाजवादी पार्टी का राज होना चाहिए? इस मुद्दे पर बहस चल रही है, क्योंकि क्या जुल्म और ज्यादती पर राजनीति से सब मसले सुलझा लेगी समाजवादी पार्टी सरकार? ब्रेक पर जाने से पहले नूतन ठाकुर को आप करेक्ट कर रही थी रोली, आपने कहा कि बता दीजिए उनको कि उन पुलिस वालों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। आपने ऐसे कहा जैसे उनको उनके किए की सजा दे दी गई है। क्या ये काफी है? आप ये बताइए कि जो लोग सिर्फ रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे उन पुलिस वालों को नौकरी से बर्खास्त किया गया, और उसके अलावा तुरंत जितना माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालत में ये चलेगा, दूसरे तुरंत कहा कि सीबीआई जांच की मांग खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा, और कोई कड़े से कड़ा। आपको कहीं लगता है कि मुख्यमंत्री, आप बार बार जातिगत की बात करते हैं, वो भी पिछड़ी जाति के हैं जो अभियुक्त हैं, और जिसके साथ ये कुछ हुआ है वो भी पिछड़ी जाति के हैं। और मैं बार बार कर सभी चैनल के माध्यम से कह रही थी कि शर्मनाक, दंडनीय, बीभत्स कोई भी शब्द इस घटना के लिए कम है, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं। मैं किसी पार्टी से बाद में जुड़ी हूं, मैंने एक महिला के रूप में जन्म लिया है, और एक महिला होने के नाते मेरा नैतिक दायित्व तो बनता है कि महिला के उस कष्ट को समझूं। और मैं आपके विभिन्न पैनल पे कई बार महिलाओं की जब वकालत करती हूं तो मैं सबसे पहले महिला की वकालत करूंगी, और मैंने ये कहा कि महिलाओं को लिया है, और एक महिला होने के नाते मेरा नैतिक दायित्व तो बनता है कि महिला के उस कष्ट को समझूं। और मैं आपके विभिन्न पैनल पे कई बार महिलाओं की जब वकालत करती हूँ तो मैं सबसे पहले महिला की वकालत करूंगी, और मैंने ये कहा कि महिलाओं के साथ जो हुआ वो बहुत ज्यादा। आप महिलाओं की वकालत कर रही हैं, अखिलेश यादव और नेताजी पुरुष है तो वो पुरुषों की वकालत करते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। मैंने आपको इस पूरे जो आप लोगों ने इतने लंबे समय से ये पूरा आप बार बार दिखाते हैं, मैंने इस पर बताया था कि लिविंग इन रिलेशनशिप के बारे में नेताजी ने कहा था। नहीं, खैर वो किस बारे में कहा था वो तो वीडियो है, कोई ऐसा नहीं। आप उस वीडियो को आज आप जाके आराम से वीडियो देखिएगा, और आराम से देखा, आराम से दिखाया भी, और दुरुपयोग के बारे में। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया, मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत कड़ा बयान था कि रेप या जो बलात्कार करते हैं, कड़े बयानों से कुछ नहीं होगा, कड़ी कार्रवाई से होगा। नूतन ठाकुर आपसे कुछ कहना चाह रही है। नूतन, आप कुछ कहना चाह रही हैं? रोली जी बिल्कुल, मैं रोली जी की बात को ये कहना चाहूंगी, बर्खास्तगी कोई सजा नहीं है। जब लॉ प्रोवाइड करता है कि ऐसे एक्शन में पुलिस वालों को सजा होनी चाहिए, उस समय क्यों नहीं हुई? कानून कहता है कोई भी व्यक्ति थाने में जाए और वो अगर एफआईआर देता है वो तत्काल रजिस्टर हो, क्यों नहीं हुआ? इसमें सरकार की जिम्मेदारी भी बनती, वो उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनको अश्योर बनती है, कोई भी पब्लिक शिकायत लेके जाता वो रजिस्टर हो, दर्ज हो और उस पर कार्रवाई हो। जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है वो आए यहाँ और मीडिया में जब कहे तब कार्रवाई हो। यहाँ प्रशासन ऐसा जी, देखिए मुख्यमंत्री जी इस घटना को बेहद संवेदनशील है, और उन्होंने एक जियो पारित, ठीक है, उन्होंने एक जियो पारित कर दिया है कि अब किसी भी बड़े लेवल का अधिकारी हो, चाहे वो आईजी हो, डीआईजी हो, कमिश्नर हो, कोई नहीं बख्शा जाएगा। जिस क्षेत्र में ये घटना होगी, अगर वहाँ कहीं घटना हुई तो उसके से बड़े अधिकारियों को, कोई भी कितना भी रसूख वाला व्यक्ति हो वो नहीं बख्शा जाएगा। मुख्यमंत्री जी इसको लेकर के बेहद संवेदनशील है और बहुत ज्यादा सख्त रवैया अपनाने वाले हैं। आपको पता है कल एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है हमारे यहाँ प्रशासनिक स्तर पर,
और बहुत ज्यादा हम लोग इसको आगे लेकर के चल रहे हैं। 10 जून को कानून व्यवस्था की सख्ती तो देखने को मिली कि बदायूं के बाद बस्ती में भी इस तरह की घटना सामने आई। 10 तारीख को एक सेकंड जरा पे कार्रवाई, ऐसे अपराधियों पे क्या अंकुश लगाने की कोशिश हो रही है? देखिए मैं बिल्कुल अंकुश लगाया जाएगा। नूतन जी, आप मेरी बहन है, आने वाले समय में आप देखेंगी। रोली जी, आने वाले समय में सरकार रहेगी आपकी? बिल्कुल रहेगी सरकार जी। अनुराग जी, सरकार रहेगी। अनुराग जी, मैं लगातार ट्विटर भी देख रहा हूं तो किसी भाई ने, अमर वर्मा ने, बड़ा अच्छा लिख के भेजा है, बहुत ही हृदयस्पर्शी है। उन्होंने लिखा है कि कांप रही है यूपी की हर बच्ची, कभी ऐसी शाम न आए कि कल के अखबारों में उसी का नाम न आए। आप देखिए, मतलब हर किसी को ये डर, ये बहुत संवेदनशील मामला है। और आप देखिए, अभी मेरी बहन रोली कह रही थी कि सिर्फ रिपोर्ट नहीं लिखा तो क्या, कितना बड़ा दंड दे दे। ये देखिए रिपोर्ट और सिर्फ नहीं, मैंने लिखा उसी समय मैंने लिखा, आपने कहा सिर्फ रिपोर्ट नहीं लिखा तो बर्खास्त तो कर दिया उसको। ना लिखने के पीछे तुरंत नहीं रोली जी, एक सेकंड, रोली जी, मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, जानकारी नहीं है, शब्द को ढंग से सुनता हूँ। रंजना जी, आता हूँ मैं आपके पास। मैंने आपसे कहा रोली जी, मुझे पूरा रिपोर्ट नहीं ली, उसको नौकरी से बर्खास्त किया गया और अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपने कहा सिर्फ रिपोर्ट नहीं लिखी, और सिर्फ और रिपोर्ट एक साथ जुड़ते नहीं है। दूसरा आपने कहा बहुत संवेदनशील और सख्त, एक सेकंड, संवेदनशील और सख्त सीएम है। नहीं, ये दो शब्द मत लगाइए। शर्मसार होना चाहिए जिस सीएम को, ना तो वो संवेदनशील है और ना ही सख्त है। और रोली जी, रोली जी, विद्याधन योजना, पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी, इतनी दूर वो लटक रही पेड़ पे, बेटी तो पेड़ पे लटक रही है उत्तर प्रदेश में। मत दीजिए ना, आप लैपटॉप मत दीजिए, आप लैपटॉप मत दीजिए कृपया करके, उसकी सुरक्षा कर दीजिए। क्या करेगी लैपटॉप का वो, अगर इस प्रकार का काम हो रहा है? 1090 हेल्पलाइन शुरू की, जिसमें आप कभी भी, अगर आपको जरा सी भी कोई परेशानी है, तुरंत वो फोन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर लगाए, गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस चलाई। आपने जो अच्छे अच्छे काम किए उनको कभी दिखाया ही नहीं, कभी बताया ही नहीं, कभी सुनाया ही नहीं। तो अच्छे काम नाली के जैसे छोटे हैं, बड़े काम जो खराब काम है समुंदर जैसे बड़े हैं, इसलिए तो समुंदर को पहले देखे, या छोटे छोटे अच्छे काम तो दिख ही नहीं रहे हैं। और आपने इतना कुछ गिना दिया तो मैं भी गिना दूं, किसने सही कहा था। आप देखिए द हिंदू में जो 2 दिन पहले छपा था, ये दोनों जो बहनें थी, टॉयलेट नहीं होने के कारण रात के अंधेरे में बाहर जाना पड़ा था। ये पूरे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है। आप देखिए, इसको भी एड्रेस करिए। ये बहुत एक सेकंड, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है और यहां लगता है पॉलिटिशियंस को तो बोलना चाहिए, मगर समाज सेवियों को ये जो इतना बड़ा रोल कर रही है, बहुत धन्यवाद है इनका। आप देखिए, इसमें जातिवाद भी है, इसमें टॉयलेट नहीं होने के कारण बच्चियों को किस प्रकार बाहर जाना पड़ रहा है। आप देखिए, मैं आपको बताऊं, कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले, एक बहुत बड़ा रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा था कि दिल्ली में ही जहांगीरपुरी इलाका ऐसा है जहां लड़कियां रात को डिनर नहीं करती है। हजारों लड़कियां रात को डिनर इसलिए नहीं करती है, कहीं पब्लिक प्लेस में टॉयलेट नहीं जाना पड़े, सुबह भीड़ में ना जाना पड़े। आप सोचिए, हिंदुस्तान 65 इयर्स इंडिपेंडेंट हो चुका है, उसके बाद भी टॉयलेट से बचने के लिए लड़कियां फास्टिंग कर रही है। ठीक है, सुरेंद्र भदौरिया जी, सवाल ये नहीं उठता कि बहन जी कहे कि इन स्थितियों के चलते भले ही एक साल में सरकार अखिलेश यादव की चली जाएगी, बहन जी की सरकार में भी ये सब चीजें, इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। तो सही कहा गया है आज पैनल से कि राजनीतिक पार्टियों के शायद बस की बात नहीं है ये। देखिए, जहां तक इस मौजूदा संदर्भ का और इससे पहले जो हुए बलात्कार का, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, अभी हरियाणा में भगाना के अंदर, जो हरियाणा के अंदर है, वहां पर किसी अन्य पार्टी की सरकार है। बीजेपी की भी सरकार मध्य प्रदेश में है, वहां के बारे में भी हम अखबारों में भी पढ़ते हैं और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर किसी भी प्रांत में किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो उस सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह का वातावरण बने कि जो अपराधी लोग हों, वो इस तरह के कृत्यों में शामिल हों, उनको तत्काल रूप से जेल में ठूसा जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसके साथ साथ इस तरह का वातावरण बनाया जाए उस प्रदेश के अंदर या जनपद में या फिर गांव के स्तर पे कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर लिप्त पाया जाएगा इस तरह की महिलाओं के प्रति हिंसा में या बलात्कार जैसी घटनाओं में, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। पर दुख की बात यह है कि इस तरह की जब घटनाएं घटती हैं, एक मैं उदाहरण के तौर पे आपको बतला दूं, डॉक्टरों की हड़ताल हुई,
तो वहां पर दूसरे ही क्षण जब मुलायम सिंह जी पहुंचे, नहीं ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं सुधींद्र जी। ये सवाल मैं आप ही से पूछूंगा, जब बहन जी की सरकार थी तब क्या ऐसे जुल्म के लिए तुरंत सजा का प्रावधान था? नहीं बहन जी, देखिए जब बहन जी की सरकार थी, मैं ये कह दूं, सुन लीजिए, अब आपने मुझसे प्रश्न किया, उत्तर दूसरे लोग देंगे तो देने का अधिकार उनको है। वो हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जहां बहन जी की सरकार रहती है, जब रहती है उत्तर प्रदेश में, अभी हम एक और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के डिस्कशन में थे जहां रोली जी भी थी, वहां के लोग कह रहे थे जब बहन मायावती जी की सरकार रहती है इस तरह की घटनाएं कम से कम होती हैं और हम सुरक्षित महसूस करते हैं, और जब मुलायम सिंह जी की अब उनके बेटे की सरकार आ जाती है, हम पर तमाम तरह के अत्याचार और जुल्म होने लग जाते हैं और बलात्कार की घटनाएं बढ़ने लग जाती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां के गांव के बदायूं के, जिस गांव में ये घटना घटी है वहां के लोग कह रहे हैं। आप जाके एक सर्वेक्षण भी करा लीजिए और आपको पता चल जाएगा किस तरह की सरकार है मौजूदा सरकार। ठीक है, वहां के लोग क्या कह रहे थे वो आपने बता दिया, यहाँ के लोग क्या कहते हैं, यहाँ के लोगों से पूछ लेते हैं। जनता मेरे साथ है, ऑडियंस मेरे साथ है जी, एक एक करके अपनी बात रख सकते हैं, किसी से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये जो पुलिस के ऊपर जो सवाल उठता जा रहा है, मैं रोली से पूछना चाहता हूँ, इसका क्या कारण है? और जो माँ बाप जो है ये खुद कहते हैं कि हम न्याय चाहते हैं, हम वो नहीं चाहते, राशि नहीं चाहते, मुआवजा नहीं चाहिए, न्याय मुआवजा नहीं चाहिए, तो क्या कारण क्या है? आफ्टर माँ बाप भी इतने दुखी हैं, पुलिस के ऊपर विश्वास भी उठते जा रहे हैं, तो ये सब न्याय की व्यवस्था जो है, राज्य व्यवस्था जो है, उसकी त्रुटि नहीं है क्या? यही एक आध सवाल और ले लेते, फिर इकट्ठा जवाब ले लेंगे। बोलिए। नमस्कार जी, मैं गोवर्धन पांडे। यूपी में मुलायम सिंह बाप बेटी की जो सरकार है उसमें बिल्कुल जंगल राज है। इन्होंने लैपटॉप बांट करके यूपी की जनता को खुश करने की कोशिश की। इन्होंने मुजफ्फरनगर कांड को नहीं देखा। आज बदायूं का केस जो चल रहा है, इसमें देखिए कितना जघन्य अपराध इनका चल रहा है। छोटे मोटे जो केस हो रहे हैं उनका कोई हिसाब ही नहीं है, वो तो सामने आते नहीं है। और इस तरह से जंगल राज है, जंगल राज बना हुआ है। सवाल पूछ लीजिए आप अपना। जी। कानून सब जगह है और सरकारी भी सब जगह है। इनके बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं हर राज्य में हो रही है, ये नहीं कि केवल यूपी में हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि क्या कानून ही सबको सुधार सकता है या समाज को सोचना पड़ेगा कि ये कारण क्या है जिनके कारण ये घटनाएं हो रही है, उनको किस तरह से कारणों को निपटाया जाए और समाज में एक भाव हो कि जो इस प्रकार की गलत बात करे तो वो जो अपराधी है उसको महसूस हो, शर्म महसूस हो, समाज के सामने आने में उसको डर महसूस हो, यही नहीं कि केवल कानून का ही डर हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं की जाए? ठीक है, इसके लिए समाज में जागरूक हो। शर्म आनी चाहिए, अपराधी को शर्मा रही है वो जनता जिसने अखिलेश सरकार को चुना कि हाय हमने एक ऐसी सरकार चुन ली। मैं आपको कई बार बता देती हूँ कि जो बलात्कार जिस पर हम चर्चा करते हैं, कुछ समय पहले मेरी बेटी अभी यहाँ पर है और मैं 2 बेटियों की माँ हूँ, उसने मुझसे पूछा माँ बलात्कार किसको कहते हैं? उसने कहा क्योंकि ये शब्द कभी हमने अपने घर में इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन बार बार टीवी देखने के बाद जिस चैनल पर देखो और उस पर ऐसे शब्दावली का जब प्रयोग होता है तो बच्चे पूछते हैं। हम लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए एक शर्मनाक स्थिति है। मैं किसी, जैसे कि आप अभी मैडम ने बताया, अगर हम पूछा जाए, अगर हम पार्टी राजनीति से ऊपर उठ करके सोचें, क्योंकि राजनीतिगत में अगर देखा जाए तो एवरेज के हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार में बहुत ज्यादा बलात्कार होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ित तो महिला होती है। ये समस्या पूरे देश की, आधी दुनिया की समस्या है। ये समस्या उस हर लड़की की है। मैं बार बार कहती हूँ, बेटियों का, लड़कियों का, महिलाओं का कोई जाति, धर्म, राजनीतिक पार्टी नहीं होती है। ये एक सार्वभौमिक समस्या के रूप में फैल रही है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे दिल्ली में हो। जब देश की राजधानी में हो सकती है, देश की औद्योगिक राजधानी में हो सकती है, तो हमें सामाजिक तौर पर परिवर्तन लाने की सवाल उठाया था। और रही बात पुलिस के सवाल की, मुख्यमंत्री जी इसको लेकर के बेहद सख्त हो गए हैं। आप आने वाले समय में देखेंगे कि किस प्रकार से पुलिस पर कार्रवाई हो रही है, किस प्रकार से जनता बेखौफ होकर के बड़े इत्मीनान से समाज में घूम रही है। क्योंकि ये अभी कल देखिए, अगर राजनीतिक रंग देना होता तो हमारी सरकार ये भी कह सकती थी कि अरे ये क्या हुआ, पीएम की शपथ लेते ही हमारे ये सब हो गया। थोड़ी ज्यादा आसानी हमें ऐसा है, हमें ये सब नहीं करना, हमें राजनीतिक रंग नहीं देना।
सवाल जो है देखिए ऐसा है, मायावती जी बहन जी के कार्यकाल में भी एक दो तीन ऐसी घटनाएं हुई जिनका मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहती। इससे कुछ साबित नहीं होता है किसी के साथ। बहन जी तब वहाँ नहीं गई, अब गई। मैं किसी भी तरह का कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहती, मैं किसी भी तरह का कोई जातिगत रंग नहीं देना चाहती। एक मानसिक देखिए अभी हम डिबेट में, परसों भी हम डिबेट में थे, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय वहाँ कहा था, मैं उसको ला नहीं रहा हूँ। नहीं एक सेकंड, आप मेरी बहन है, यहाँ ये महिलाओं का विषय है, रंजना जी भी यहाँ है, ये विषय मैं ला रहा हूँ, अभी परसों का विषय है। अनुराग जी सुन लीजिए, आपने परसों कहा था कि जो दो लड़कियों के साथ ये कुकर्म हुआ है, उन दो लड़कियों का पहले से ही उन लड़कों के साथ रिलेशन रहा है, और हमने अपोज किया था आपको। आई वाज देयर इन दैट डिबेट, न्यूज नेशन के डिबेट में था, मैंने डिबेट करने से इनकार कर दिया। वो बात गई सरकार के बयान, आपके सीएम, जिस प्रकार के सीएम आपके सीएम और आपके नेताजी दे रहे हैं, इससे घृणा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं बताऊं, जो माफी चाहती हूँ, आप बहुत गलत है, आप बहुत गलत। नहीं, आपने मेरे साथ ही देखिए एक बात ये आपने फरमाया कि पुलिस का जो रोल है उसके ऊपर बात हो रही है। जब 16 दिसंबर की घटना दिल्ली में घटी थी, उसके 5 दिन बाद एक 5 साल की बच्ची के साथ जो घटना घटी थी, उसमें पुलिस वालों ने, इसी दिल्ली की पुलिस वालों ने कहा था 2000 रुपए रिश्वत की पेशकश परिवार को करते हुए कि अपना केस वापस ले लो। देखिए पुलिस, हमारे पूरे देश की पुलिस जो है वो एक ही जैसी है। हमारी थोड़ी जो हमारी स्मृति है, जो हमारी याददाश्त है, वो थोड़ी छोटी होती है, तो हम लोग बहुत केस स्पेसिफिक बात करने लगते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इस देश की पुलिस, चाहे वो मध्य प्रदेश की पुलिस हो, चाहे वो गुजरात की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे हरियाणा की हो, हरियाणा की पुलिस, आप वो केस याद कीजिए कि आप, नहीं मैं यही कह रही हूँ कि आप पुलिस का जो मामला है वो पूरे देश का मामला है, लेकिन बड़ी मजबूरी की बात यह है, बड़ी मजबूरी की बात यह है कि हम किसी और की बात यहाँ पे, अगली बार भी मुलायम सिंह यादव अपने पूरे परिवार के साथ चुन के आ जाएंगे, हुड्डा परिवार पूरे अपने सारे लोगों के साथ चुन के आ जाएंगे। सवाल, अरे आप देखिए ये तो उत्तर प्रदेश में तो बारी बारी का खेल है ना, उत्तर प्रदेश में बारी बारी का खेल है, एक बार इनको मौका दो, एक बार देखिए ये भविष्यवाणी जो आपने प्रश्न पूछा अपनी पार्टी की तरफ कि से बैठी पुलिस हूं और मैंने इस तरह की क्यों हो गई है, विश्वास क्यों उठ गया है। देखिए इस सब चीजों के लिए अनुराग, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? एक मिनट, मैं राजीव त्यागी जी की बात खत्म होते ही आपके पास आ रहा हूँ। राजीव त्यागी की बात खत्म होते आ रहा हूँ, मुझे सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। नहीं पर अनुराग, ये बहस आप करवा क्या रहे हैं, किस तरह की बहस हो रही है ये? राजीव जी आप अपनी बात करिए, फिर मैं रंजना जी के पास जाता हूं। रंजना जी देखिए, पुलिस की जो व्यवस्था है, अफसोस है कि मैं या कोई भी व्यवस्था प्रजातंत्र में कोई भी व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी होती है। जब राजनीतिक व्यवस्था रोटन होती है, उसमें सड़न पैदा होती है, तो सारी व्यवस्थाओं में सड़न पैदा होती चली जाती है। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 मैं कहना चाहूंगा आपको, जो आपने एक बात उठाई थी कि राजनीतिक लोग बाग इस बहस में क्या पार्ट करेंगे। जिस दिन देश में राजनीतिक व्यवस्था ठीक होगी, उस दिन सारी व्यवस्था ठीक होगी। प्रजातंत्र में राजनीति सबसे बड़ी चीज होती है, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक पार्टियां सबसे बड़ी चीज होती है, और लोकतंत्र में एक मिनट में कंप्लीट होगी, उस दिन सारी व्यवस्था ठीक होगी। प्रजातंत्र में राजनीति सबसे बड़ी चीज होती है, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक पार्टियां सबसे बड़ी चीज होती है, और लोकतंत्र में एक मिनट में कंप्लीट कर दूं, लोकतंत्र में जब आपका पार्टियों का तंत्र खराब होता है तो लोग पार्टियों को नकार देते हैं। तो इसी वजह से पार्टियों को निश्चित रूप से उस पर कार्य करना चाहिए, जिससे कि लोग नकार लेना, आपको आपका तंत्र ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 मैं कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक या कहीं भी, उनके अपने अपराधी हैं, अपनी जातियां हैं, अपने पूंजीपति हैं, अपने अधिकारी हैं। उन्हीं के हिसाब से वो कार्य करते हैं, उन्हीं के हिसाब से वो नीतियां बनाने का कार्य करते हैं। और जिस तरह से आज अधिकारी मगरूर हैं, पूरे देश में अधिकारी मगरूर हैं, जिस तरह से खास तौर से सिविल सर्वेंट्स की बात करना चाहूंगा मैं, और साहब गोई से कहना चाहूंगा। अभी मैं गाजियाबाद से आ रहा था तो मैंने देखा कि कोई डीआईजी स्तर का कोई अधिकारी रहा होगा, उसके आगे एक एस्कॉर्ट चल रही थी जिप्सी, एक पीछे एस्कॉर्ट चल रही थी। मतलब पॉलिटिकल लोग बाग तो निश्चित रूप से व्यवस्था को खराब कर ही रहे हैं, साथ साथ अधिकारी सबसे ज्यादा व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। क्योंकि अल्टीमेटली पार्टियों की नीतियों को, सरकार की नीतियों को अधिकारी लागू करते हैं। और ये बेहतर जो है नूतन ठाकुर जी बता सकती हैं, क्योंकि ये जिस तरह से संघर्ष कर रही हैं, उनके पति संघर्ष कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है, कहीं को दोहराएंगे। तो फिर व्यवस्था लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा
कि जो आज तीसरी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहा है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पूरे देश की पुरुषवादी मानसिकता जिम्मेदार है। इसके अलावा कोई चीज जिम्मेदार नहीं है। अगर पुरुषवादी मानसिकता ठीक होगी तो महिलाओं के प्रति अपराध नहीं होंगे। और जिस तरह से आज हमारी बेटियां सीबीएसई में टॉप कर रही हैं, 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में टॉप कर रही हैं, उनको अगर हम संरक्षण देंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मैं मानता हूं जिस तरह से मिडिल क्लास ग्रो करी है, मिडिल क्लास के ग्रो करने के बाद निश्चित रूप से बेटियों का अधिकार बढ़ा है। लेकिन क्या वो अधिकार गांव गरीब के यहां चला गया है? क्या गांव गरीब अभी 18वीं सदी से बाहर निकला है महिलाओं के प्रति? जिस तरह से अपराध है दहेज को लेकर के, जिस तरह से अपराध है यौन शोषण को लेकर के, निश्चित रूप से उसके लिए पुरुषवादी मानसिकता जिम्मेदार है और उसके लिए नैतिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी। अगर वो करेंगे तो हम लोग बात ठीक कर पाएंगे। और जिस तरह से इसे इंटरनेट ने और सब चीजों ने पुरुषवादी मानसिकता को विकृत करने का काम किया है, वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। जी, क्या मानती है रंजना जी आप? कैसे व्यवस्था में सुधार होगा? क्या जिस तरीके से राजीव त्यागी कह रहे हैं वही काफी है? देखिए अनुराग गैर जिम्मेदाराना चीखना चिल्लाना इतने गंभीर समय में इतने गंभीर मुद्दे पर मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगा जो आज की बहस में हुआ है। मुझे लगता है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी की प्रतिनिधि हो, चाहे बाकी राजनीतिक के लोग आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए। मुझे अनुराग अनुराग पहले मुझे पूरी बात आप मुझे बुलाए नहीं ना। अगर आपको मेरी बात सुनने का धैर्य नहीं है तो मुझे यहाँ बैठना जरूरी नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ पुलिस अपराधी को खुली छूट हो, जिस देश और समाज में अभी कोई पुरुषवादी मानसिकता की बात कर रहा था, समाज की मानसिकता अगर इसी तरह की बनी रही, चाहे वो 2012 का केस हो, चाहे अभी का केस हो, अगर मानसिकता यही बनी रही कि हम लोग हर कीमत पर उस बात को ढकेंगे, तोपेंगे और कहेंगे हमने तो अपराधियों को पकड़ लिया। सरकार का काम सिर्फ अपराधी को पकड़ना नहीं है, सरकार का काम सुरक्षा देना है और वो नहीं दे पाई सरकार। उसके अलावा अगर इसी तरह से कानून लागू नहीं हो पाया तो कोई भी कानून बना लेंगे, सिर्फ इसके कि पुरुषवादी मानसिकता के राजनीतिक दल ये सोचते हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। आप महिलाओं को एम्पावर नहीं करेंगे। आप महिलाओं को जिस तरह की परिस्थिति में ये घटना हुई है, जहां सैनिटेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है, दुनिया हंस रही है हिंदुस्तान के विकास पर कि गांव में लड़कियों को सुबह शाम को बाहर जाते समय उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं और उस परिस्थिति को, उस तरह की चीजों की जिम्मेदारी कोई ओढ़ेगा नहीं। जाके राजनीति जितनी मर्जी कर लीजिए, विकास तभी होगा जब महिला की अस्मिता की रक्षा होगी, विकास तभी होगा जब महिलाओं का विकास होगा समाज के अंदर। इस तरह से विकास नहीं होने वाला है। और जिस तरह के सिर्फ थोथे वायदे, जो खोखले वायदे सिर्फ मैनिफेस्टो में लिख करके दे देने से काम चलने वाला नहीं है। और तत्काल गैर जिम्मेदार सरकारों को अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है। गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री पिता और पुत्र को अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है कि आखिर आपके प्रांत में इतनी सारी दलित लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है। ये कोई मजाक का विषय नहीं है, न चीखने चिल्लाने का विषय है। ये विषय है जिसमें कि सबकी अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश हो, पॉलिटिकल क्लास की, कि आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। कानून लागू नहीं हुआ, कोई मैकेनिज्म बना नहीं आज तक। उसी तरह के अपराध हो रहे हैं जो अभी बंबई में अभी मैंने बंबई की घटना पर कहा, तो बंबई में अभी घटना हुई तो एक दूसरे पर किस बात का आप एक दूसरे की सफाई दे रहे हैं, छींटाकसी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं इसको रोकने के लिए? ठीक है, मेरे साथ जीरो टॉलरेंस फॉर रेप के लिए क्या हो रहा है देश के अंदर? बिल्कुल, मेरे साथ ऑडियंस में कुछ महिलाएं भी हैं, अपनी बात रखना चाहती हैं। आप जल्दी जल्दी अपनी बात रखते, समय बहुत कम है, बताइए। मैं आप लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हम रेप होने के बाद उसकी जो है पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, डिबेट हमारी यही चल रही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रेप जब होता है तो वो पुरुष की मानसिकता है, क्या हमने उस पे देखा कि हम उसको हाईलाइट करें, उसमें कुछ नॉलेज ऐड करें? क्या हम बीइंग ए मदर क्या मेरी ये ड्यूटी है कि मैं अपने बच्चे को ये बात सिखाऊं कि वो मुझे भी रिस्पेक्ट करे और सभी जो उसके साथ हैं उन सभी लेडीज की भी रिस्पेक्ट करे? लेडीज की रिस्पेक्ट होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जो डिबेट कर रहे हैं वो डिबेट है हमारी रेप होने के बाद पनिशमेंट की, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि रेप हो क्यों रहा है। ये मैंने कहा ना। हाँ जी, आप जो मानसिक मुझे तो लगता है ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं
उनकी वजह से ज्यादा हो रहा है। जैसे नेताजी बोलते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है, उनको माफ कर देना चाहिए। ये बात नहीं होनी चाहिए, ये बात नहीं होनी चाहिए, यही आगे शिक्षा मिलती है। जी ठीक है, आपका मैसेज क्लियर। एक बहुत स्पष्ट मैसेज हमें जरूर कन्वे करना चाहिए कि जब पॉलिटिकल विल होता है, एक बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल विल होता है, तो काम जरूर नीचे तक ट्रैवल करता है। आप देखिए जो पुलिस कर्मियों ने यहाँ एक लैकेडासिकल अप्रोच दिखाया है, जिस प्रकार का लचर प्रवृत्ति दिखाया है, वो कदाचित नहीं होता अगर ऊपर से सख्त हिदायत होते और उनको पता होता कि नहीं, जो हम कर रहे हैं और जो हम कह रहे हैं वो ऊपर वाले बिल्कुल हमें छोड़ने वाले नहीं है। मगर जब एक जातिवाद के अंतर्गत, मैं किसी जाति का नाम नहीं लूंगा, किसी समुदाय का नाम नहीं लूंगा, मगर अगर आप बार बार अपीजमेंट की पॉलिसी को अपनाएंगे, अब बार बार किसी को बचाने का प्रयास करेंगे, यही हम मुजफ्फरनगर के दंगों में भी हमने देखा और ये टीवी पे कहीं ना कहीं से निकल के भी आया कि कुछ लोगों ने फोन किया, नहीं फलाने के साथ जो है आप बिल्कुल केस नहीं करिएगा। इसमें भी जब वो केस करने जाती है लड़के के जो घर वाले हैं तो उनसे जाति पूछा जाता है। तो मुझे लगता है कि जब तक ऊपर सख्त नहीं होगा तब तक नीचे के लोग भी काम नहीं। एक लाइन का कमेंट, एक लाइन का कमेंट मेरा सिर्फ इतना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी मस्त और जनता त्रस्त है, ये चिंता का विषय इसलिए है कि जिस तरह थाने बिक रहे हैं, थानों की नीलामी होती है, इसी वजह से पुलिस व्यवस्था ठीक नहीं होती। एक लाइन का कमेंट कहना चाहूंगा, अगर देश को सुदृढ़ करना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाला सिद्धांत हमको लाना पड़ेगा। हमें निश्चित रूप से प्रत्येक नारी को अपनी माँ, बेटी, बहन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, तभी पुरुष की मानसिकता आगे से पहले नहीं, मैं सिर्फ आपका 1 मिनट लूंगी। सबसे पहली बात है, रंजना दीदी यहाँ बैठी हुई है और हमारी दूसरी 2 पैनलिस्ट बैठी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, साधुवाद, कि उन्होंने एक कम से कम महिला की एक भावना को समझ करके अपनी बात रखी, टिप्पणी रखी। पहली चीज। दूसरी चीज, इस विषय को लेकर के, क्योंकि आप यहाँ पर बैठे हैं, आप हो सकता है डायरेक्ट सीएम से रूबरू नहीं होते हो सकता है हम लोग ज्यादा उनसे उनकी मानसिकता को समझ पाते हो और वो क्या एक्शन ले रहे हैं उसको समझ पाते हो। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से चलिए, मैं अपनी पार्टी की तरफ से अनुराग जी एक बात चलते चलते कहना चाहूंगी कि संदीप पात्रा जी ने एक बात कही है कि मैंने किसी चैनल पे ये बोला था, जो उन्होंने वो छोड़ दीजिए, वो किसी और चैनल की बात थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। ऐसे मसलों का राजनीतिक समाधान नहीं हो सकता, बल्कि इच्छा शक्ति से ही समाधान हो सकता है, और ये राजनीतिक पार्टियां जो राज्य में रूल करती हैं उनके समझने की बात है। बहरहाल क्या होगा आगे, अखिलेश सरकार इस पर कैसा रवैया अख्तियार करेगी और आगे कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में या किसी और राज्य में कैसी होती है, इस घटना से सबक लेने के बाद ये जरूर देखने वाली बात होगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जनगण मन में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।